अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? माय नेम इज़ आलम रबानी एंड आई एम योर टीचर ऑफ सोशल स्टडीज़ फॉर ग्रेड 6। बच्चों, हम पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 5 लैंड एंड एग्रीकल्चर इन पाकिस्तान एंड साउथ एशिया। सो लेट्स कंटिन्यू विद इट। डेजर्ट्स एंड माउंटेन्स यानी कि सहरा और पहाड़। क्लाइमेट इज टू एक्सट्रीम टू एनकरेज एनी फार्मिंग और एग्रीकल्चर। तो अब वो आपसे ये कह रहा है कि हमारे मुल्क के जो डेजर्ट्स और माउंटेन्स हैं वहाँ पे क्लाइमेट इज टू एक्सट्रीम, यानी कि या तो शदीद ठंड पड़ती है या शदीद गर्मी पड़ती है। एक्सट्रीम हम कहते हैं किसी भी चीज के बहुत ज्यादा होने को, पीक पे होने को। तो वो आपसे कह रहा है कि क्लाइमेट इज टू एक्सट्रीम टू एनकरेज एनी फार्मिंग और एग्रीकल्चर। एनकरेज करना होता है किसी को हौसला देना। तो अब वो आपसे कह रहा है कि जो क्लाइमेट है वो बहुत ही एक्सट्रीम रहता है, यानी कि या बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है या बहुत ज्यादा सर्दी पड़ती है, जिसकी वजह से दिस लैंड इज नॉट सूटेबल फॉर फार्मिंग और एग्रीकल्चर। वेरी कोल्ड इन विंटर एंड वेरी हॉट इन समर एंड टू ड्राई थ्रू आउट द ईयर, यानी कि सर्दियों में शदीद ठंड, वेरी कोल्ड, और गर्मियों में शदीद गर्मी, वेरी हॉट, एंड टू ड्राई थ्रू आउट द ईयर, और बाकी पूरा साल भी वहाँ का जो मौसम है वो काफी खुश्क रहता है, यानी कि पहाड़ों का मौसम और जो सहराओं का मौसम है वो काफी खुश्क रहता है, जिसकी वजह से वहाँ पे फसल नहीं उगाई जा सकती। Such climate is not suitable for farming or agriculture. In some places, government is working on large projects to reclaim the desert by irrigation and turn it into usable farmland. अब जो कुछ जगह हैं, यानी कि हमारे जो कुछ सहरा हैं, वहाँ पे हमारी गवर्नमेंट कोशिश कर रही है लार्ज प्रोजेक्ट्स लगाने की। टू रिक्लेम द डेजर्ट बाय इरिगेशन। रिक्लेम करने का मतलब है यानी कि दोबारा से उन डेजर्ट्स को यूज किया जा सके फार्मिंग के लिए, एग्रीकल्चर के लिए, और ये कोशिश की जा रही है थ्रू इरिगेशन। यानी कि कोशिश है कि अगर करीब कोई दरिया या कोई समंदर या कोई भी वाटर सोर्स लगे तो उसके थ्रू पानी सहराओं तक पहुंचाया जाए, और सहरा में भी जो कुछ इलाके हैं उनको फार्मिंग या एग्रीकल्चर के लिए सूटेबल बनाया जाए, यानी कि आपाशी का एक पूरा निज़ाम सेट किया जाए जिसके थ्रू सहराओं में भी पानी पहुंचाया जाए और वहां पे भी फार्मिंग की जाए। एंड टर्न इट इनटू यूजेबल फार्मलैंड, यानी कि वहां पे कुछ यूजेबल फार्मलैंड्स बनाए जा सके जिन पे एग्रीकल्चर का काम किया जा सके। बट दिस प्रोसेस इज वेरी एक्सपेंसिव। एक्सपेंसिव हम कहते हैं महंगे को, लेकिन ये जो पूरा प्रोसेस है कि आपने किसी सहरा में इरिगेशन के थ्रू पानी पहुंचाना है और वहां पे कोई फार्म लैंड क्रिएट करना है जिस पे इरिगेशन या फिर एग्रीकल्चर और फार्मिंग का काम किया जा सके, दिस इज वेरी एक्सपेंसिव। ये बहुत लेंथी और महंगा है, क्योंकि ऑब्वियसली फिर आपको काफी सारी कंस्ट्रक्शन भी करनी पड़ेगी, कैनाल्स बनाने पड़ेंगे, इरिगेशन का पूरा एक सिस्टम सेटअप करना पड़ेगा, और वहां तक ये सब चीजें पहुंचाने के लिए आपको कन्वेंस भी चाहिए होगी, यानी कि ट्रांसपोर्ट भी चाहिए होगी। तो इस सब प्रोसेस में बहुत सा पैसा लगेगा एंड इट इज वेरी एक्सपेंसिव। नाउ लेट्स टॉक अबाउट वेस्ट एंड स्क्रब लैंड। तो वेस्ट एंड स्क्रब लैंड की हमने पहले भी बात की थी कि वो इलाका जहाँ पे फसलें नहीं उगाई जा सकती। स्क्रब हम कहते हैं छोटे छोटे श्रब्स को। ये इस तरह का जो लैंड होता है वहाँ पे छोटे छोटे कांटेदार पौधे उगाते हैं। ये ऐसे पौधे जिसकी वजह से वो जमीन एग्रीकल्चर या फिर फार्मिंग के काबिल नहीं रहती, वो जरखेज नहीं होती। हैज पुअर सॉइल एंड वेरी लिटिल रेन। वहाँ की जो मिट्टी है दैट इज पुअर, यानी कि वो मिट्टी इतनी अच्छी क्वालिटी की नहीं होती, उसमें इतने ज्यादा न्यूट्रिएंट्स नहीं होते कि उसमें फसल उगाई जा सके। एंड वेरी लिटिल रेन, और इसके अलावा यहाँ पे बारिश भी बहुत थोड़ी होती है इस लैंड पर, इन एरियाज पर, जिसकी वजह से यहाँ पे एग्रीकल्चर का काम नहीं किया जा सकता। रफ ग्रास एंड सम टफ श्रब्स। यहाँ पे क्या होती है? रफ ग्रास, यानी कि बहुत ही रूखी और सूखी हुई घास, एंड सम टफ श्रब्स। श्रब्स हम कहते हैं छोटे छोटे पौधों को, और बहुत से छोटे छोटे पौधे होते हैं, बहुत से कांटेदार पौधे होते हैं। Used mainly by people wandering with herds of goats and sheep, which are able to live on poor vegetation. और इन इलाकों में ज्यादातर कौन से लोग रहते हैं?
जो कि गोट्स एंड शीप्स के मालिक होते हैं, जो कि इस काबिल होती हैं कि वो पुअर वेजिटेशन पे गुजारा कर सकती हैं। तो ये लोग क्या करते हैं कि ये अपने गोट्स और शीप के साथ इन इलाकों में वॉन्डर करते रहते हैं, यानी कि घूमते रहते हैं, और इनकी जो गोट्स हैं और शीप्स हैं वो इन पौधों को खाती रहती हैं। स्पेशली इन द हाई पार्ट्स ऑफ वेस्टर्न पाकिस्तान, खास तौर पर पाकिस्तान के जो वेस्ट में एरियाज हैं, हाई पार्ट्स हैं, वहाँ पे ऐसा होता है कि जो लैंड है वहाँ पे सॉइल पुअर है, इतनी अच्छी नहीं है, बारिशें थोड़ी होती हैं, इसीलिए वहाँ पे रहना मुश्किल होता है। Government is trying to discourage people from wandering with their flocks and herds, especially into agricultural areas. अब हमारी जो गवर्नमेंट है वो कोशिश कर रही है कि लोगों को इस बात से डिस्करेज किया जाए, यानी कि मना किया जाए, from wandering with their flocks and herds, कि वो अपने फ्लॉक्स एंड हर्ड्स यानी कि वो जो उनके जानवर हैं उनको लेकर इन ज़मीनों पे इतना ज़्यादा ना फिरें, ख़ास तौर पे जो कि एग्रीकल्चर एरियाज़ हैं जहाँ पे थोड़ा बहुत एग्रीकल्चर या ज़राअत का काम किया जा सकता है। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि जब ये जानवर प्लांट्स खा जाते हैं और उसकी वजह से प्लांट्स भी ख़त्म होने लग जाते हैं, तो वो इलाका बिल्कुल ही बंजर हो जाता है और इस काबिल नहीं रहता कि आप वहाँ पे कोई भी एग्रीकल्चर का काम कर सको। और फिर जानवर कभी कभी खेतों में भी घुस जाते हैं, फसलों को खाने लग जाते हैं। उनको तो डिफ्रेंशिएट करना नहीं आता कि उन्होंने कौन सा प्लांट नहीं खाना, यानी कि अगर कोई फसल उगी हुई है और उन्होंने उसको नहीं खाना, ये चीज़ उनको नहीं समझ आती। इसीलिए गवर्नमेंट लोगों को मना करती है कि आप अपने जानवरों को लेकर ऐसे इलाके में ना जाएं जहाँ पे फसल उगी हुई हो या जहाँ पे ज़्यादा वेजिटेशन हो, क्योंकि उस वजह से वेजिटेशन और प्लांट्स खत्म हो जाते हैं और फसलों को नुकसान पहुंचता है। There is one advantage, their coarse hardy wool is excellent for making carpets. लेकिन इस सारी बात का एक फायदा जरूर होता है। There is one advantage, their coarse hardy wool. इन जानवरों की जो खाल होती है, इनकी जो कोर्स हार्डी वूल होती है, वो बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होती है कारपेट्स बनाने के लिए। कारपेट्स जो कि हमारी कॉटेज इंडस्ट्री में बनाए जाते हैं, बहुत से मशीन्स पर भी बनाए जाते हैं अब तो, लेकिन कुछ फैमिलीज हाथों से अभी भी कारपेट्स बनाती हैं जो कि बहुत ही एक्सपेंसिव होते हैं। तो इन जानवरों की जो वूल होती है वो बहुत फायदे की होती है और उससे बनाए जाते हैं कारपेट्स, और फिर ये कारपेट्स एक्सपोर्ट भी किए जाते हैं, यानी कि दूसरे मुल्कों में भी भेजे जाते हैं। Now let's talk about farmland. Agriculture is the main occupation for the majority of Pakistan's population. तो जो ज़राअत का काम है वो हमारी एक बड़ी आबादी के लिए रोजगार के मौके मुहैया करता है। Agriculture is the main occupation. Occupation हम कहते हैं काम को। For the majority of Pakistan's population, तो वो आपको बता रहा है कि एग्रीकल्चर यानी कि जो ज़राअत है is the main occupation for the majority of Pakistan's population. हमारी आबादी का एक बड़ा हिस्सा इस सेक्शन यानी कि एग्रीकल्चर का हिस्सा है। Agricultural products make up 85% of the total value of Pakistan's exports. Agricultural products जैसे कि हमारा कपड़ा हो गया, क्लॉथ हो गया, क्योंकि वो रुई से बनता है। इसी तरह और भी बहुत सी प्रोडक्ट्स हैं, जैसे कारपेट्स हो गए। कारपेट्स के बारे में हमने बात की कि वो वूल से बनते हैं जो कि आती है जानवरों से, तो वो भी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है। हमारी ऐसी जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं जो कि एग्रीकल्चर सेक्शन में आती हैं, दे मेक अप 85% हमारी एक्सपोर्ट्स का हिस्सा बनाती हैं। एक्सपोर्ट्स क्या होती हैं? वो चीज़ें जो हम अपने मुल्क से किसी दूसरे मुल्क में भेजते हैं और उसके बदले में हमें मिलते हैं पैसे, जिससे हमारे मुल्क की इकोनॉमी स्ट्रांग होती है। Over 2/3 of the population lives in the countryside and almost half the workforce is employed in agriculture. यानी कि हमारी पॉपुलेशन का जो 2/3 है वो कंट्री साइड पे रहता है, विलेजेस में रहता है, and almost half the workforce, और जो लोग काम करने वाले हैं, जो हमारी वर्कफोर्स है, उसमें से आधे से ज़्यादातर लोग एम्प्लॉयड हैं एग्रीकल्चर में, यानी कि ज़राअत के शोबे में काम करते हैं। Now let's talk about countries, and first of all India. Mainly agricultural country. इंडिया भी हमारी तरह एक एग्रीकल्चरल कंट्री है, यानी कि यहाँ पे भी ज़राअत का बहुत ज़्यादा काम किया जाता है।
इनकी भी एक बड़ी वर्क फोर्स एग्रीकल्चर के सेक्शन में ही आती है। गैंगीज डेल्टा यानी कि गंगा, जिसका आपने अक्सर नाम सुना होगा, टू द ईस्ट इज अ फर्टाइल एरिया विद डेंस वेजिटेशन। गैंगीज डेल्टा यानी कि गैंगीज डेल्टा का जो एरिया है इंडिया का, टू द ईस्ट, इंडिया के ईस्ट में, इज अ फर्टाइल एरिया विद डेंस वेजिटेशन। फर्टाइल हम कहते हैं जरखेज को, तो ये एरिया जरखेज है यानी कि यहाँ पे फसल उगाई जा सकती है विद डेंस वेजिटेशन। इसके अलावा यहाँ पे बहुत से प्लांट्स हैं, दरख्त हैं। डेंस हम कहते हैं घने को, वेजिटेशन यानी कि प्लांटेशन, प्लांट्स का होना। तो गैंगीज डेल्टा जो कि मौजूद है इंडिया के ईस्ट में, वो बहुत ही जरखेज इलाका है, वहाँ पे बहुत सी वेजिटेशन है, जिसकी वजह से वो एग्रीकल्चर के लिए और फार्मिंग के लिए भी बहुत सूटेबल है। A lot of area is made suitable for agriculture through irrigation, और जैसा कि हम करते हैं अपने बहुत से एरिया को एग्रीकल्चर के लिए सूटेबल बनाते हैं आबपाशी के निज़ाम के ज़रिए, बिल्कुल उसी तरह इंडिया भी अपने बहुत से इलाके को सूटेबल बनाता है फॉर फार्मिंग एंड एग्रीकल्चर थ्रू इरिगेशन, यानी कि उनके जो मेजर रिवर्स हैं उनसे पानी निकाल कर इरिगेशन के थ्रू उन एरियाज में पहुंचाया जाता है जहाँ पे फसलें उगाई जाती हैं, या फिर कुछ एरियाज को इस काबिल बनाया जाता है कि वहाँ पे एग्रीकल्चर का काम किया जा सके और वहाँ पे फसलें उगाई जा सकें। मेन कैश क्रॉप्स राइस, व्हीट, कॉटन, शुगर केन, जूट एंड टी। और इंडिया की मेन कैश क्रॉप्स यानी कि जिसको बाजार में बेचा जाता है, जिससे उनकी इकोनॉमी स्ट्रांग होती है, वो क्या है? वो है राइस, चावल, व्हीट यानी कि गंदम, कॉटन, रुई, शुगर केन गन्ना, जूट, जौ एंड टी, इसके अलावा पत्ती। The coastal areas of India produce a large quantity of coconuts. इसके अलावा जो इंडिया का कोस्टल एरिया है वहाँ पे एक लार्ज क्वांटिटी में यानी कि बहुत बड़ी तादाद में प्रोड्यूस किए जाते हैं कोकोनट्स यानी कि नारियल। तो बच्चों अब आपकी बुक में जो एक्सरसाइज है क्वेश्चंस एंड आंसर्स वाला जो सेक्शन है वहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर फॉर पाकिस्तान, व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ वाटर फॉर एग्रीकल्चर। तो हमने अभी इस पर बात की कि एग्रीकल्चर की पाकिस्तान के लिए क्या इंपॉर्टेंस है। एग्रीकल्चर हमारे मुल्क की इकोनॉमी का बहुत ही बड़ा हिस्सा बनाता है, हमारी बहुत सी एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट की जाती हैं और इसके अलावा हमारे मुल्क के बहुत से लोग एग्रीकल्चर में ही काम करते हैं, ज़राअत के शोबे में काम करते हैं। व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ वाटर फॉर एग्रीकल्चर। तो सोर्सेज क्या है, यानी कि इंडस रिवर जो है दैट इज आर सोर्स ऑफ वाटर, मेनली अ सोर्स ऑफ वाटर। जो रिवर्स और सीज होते हैं वहाँ से पानी लिया जाता है और मुख्तलिफ खेतों तक या जहाँ भी एग्रीकल्चर और फार्मिंग का काम होना होता है वहाँ तक पहुँचाया जाता है आबपाशी के निज़ाम के थ्रू इरिगेशन एंड विद द हेल्प ऑफ कैनाल्स। तो यहाँ पे हमारा ये लेक्चर ख़त्म होता है, बाकी का चैप्टर हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।